हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 12th का मैक्रो का एक फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिस यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। जो लोग इस क्लास में भी नए गए हैं वो लोग जानते हैं, उन लोगों के सीनियर्स ने उनको बताया होगा कि जो नेशनल इनकम यूनिट है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये इसके न्यूमेरिकल्स बड़े ऊपर से निकलते हैं, समझ ही नहीं आता, बड़ा टफ यूनिट है। बट आज हम लोग अपनी इस वीडियो के थ्रू इस यूनिट को बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप हमारी सीरीज से जुड़ते हो। आज हम फर्स्ट वॉल्यूम इसका रेडी कर रहे हैं और हम अपने चैनल के अंदर जो भी ये चैप्टर को फॉलो करेंगे, हमारे वॉल्यूम्स होंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। आप उनको कंटिन्यूटी से देखेंगे तो आपको, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम सब कुछ कवर अप नहीं कर सकते, सो विल गो स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप नेशनल इनकम की वॉल्यूम्स देखना चाहते हो, सीरीज देखना चाहते हो, तो हम पूरी सीरीज की फॉर्म में ये वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आज हम फर्स्ट जो यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इस यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहली बात तो नेशनल इनकम किसको कहा गया? नेशनल इनकम अगर हम किसी से जनरली पूछे कि नेशनल इनकम क्या चीज होती है, कोई भी बच्चा जो 12th में भी नया नया गया वो कहेगा नेशनल इनकम वर्ड का मतलब है सर देश की इनकम को हम नेशनल इनकम कहेंगे। बिल्कुल सही, आंसर भी सही है। एक लेमन के हिसाब से, एक नए बच्चे के हिसाब से हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नेशनल इनकम का मतलब है देश की इनकम। बट देश की इनकम बनती कैसे है? देश की इनकम देश के लोगों से बनती है। और जब देश के लोग काम करते हैं, जब कंट्री के लोग काम करते हैं, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो अपने लिए भी इनकम जनरेट करते हैं। और उन लोगों की इनकम को जब हम एक्यूमुलेट करते हैं, उसका टोटल करते हैं, तब हमारे देश की इनकम बनती है। तो नेशनल इनकम के बारे में आज हम लोग डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल इनकम का बेसिक मतलब मैंने आपको बताया, जो सबको पता है। पर नेशनल इनकम का एक्चुअल मतलब है क्या? नेशनल इनकम को किस तरीके से हम लोग देखेंगे, हम आज उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम को सबसे पहली बात तो हम कहते हैं एनएनपीएफसी। दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल। एनएनपीएफसी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये एनएनपीएफसी है क्या, इसके क्या डिटेल्स हैं, इसका क्या मतलब है, एफसी का मतलब क्या है, नेट का मतलब यहां पर क्या है, नेशनल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, हम इन सब चीजों के बारे में अपनी वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो, आप इसको एंड तक देखना ताकि आपको ये यूनिट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ जाए। और जो बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा है, आप उनको समझाओ, आप उनको पढ़ाओ कि ये नेशनल इनकम क्या चीज है। तो नेशनल इनकम को हम सिंपल फॉर्म में, इकोनॉमिक्स की फॉर्म में एनएनपीएफसी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राइट, ये तो मैंने भी आपको बताया। अब नेशनल इनकम की जनरल डेफिनेशन जो आपको पता थी कि देश की इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं, इससे बेटर हम लोग डेफिनेशन पहले तो फाइंड आउट करते हैं। लिखते हैं है क्या? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय ऑल द रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब कहोगे सर आपने तो बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन लिख दी। भाई ये टेक्निकल डेफिनेशन लिखनी जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट कर रखे हैं, ये आने इस डेफिनेशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस डेफिनेशन को फॉर्म करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि देश की इनकम कैसे बनती है, देश के लोगों से बनती है। जब देश के लोग काम करेंगे तो देश की इनकम जनरेट होगी। मैं काम करूंगा तो मेरी इनकम जनरेट होगी। और मैं कौन हूं? मैं इंडियन हूं। मैं इंडिया में पढ़ाता हूं और इंडिया के लोगों को सर्व करता हूं, इंडिया के बच्चों को मैं पढ़ाता हूं और अपनी इनकम जनरेट करता हूं। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और अपने लिए इनकम जनरेट करते हैं। और उन सब लोगों की, उन सब इंडियंस की इनकम को जब हम ऐड ऑन कर लेते हैं, उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो वो देश की इनकम बन जाती है। सिंपल सी बात। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? हमने अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में, हमने अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में, हमने किसने? हमारे देश के जो भी परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। इन सब का मतलब मैं बताऊंगा इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है, रेजिडेंट होता क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं आगे अपनी वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। इट इज ए टोटल वैल्यू ऑफ, हमने अपने देश की टेरिटरी में रहकर, हमने किसने? हमारे देश के रेजिडेंट्स ने टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए। अब ये फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स माने जाते हैं जो रेडी टू यूज हो, जो हम मार्केट से लाते हैं और उनको डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं मार्केट से ये मार्कर लेकर आया, इसका रैपर मैंने उतारा, इसका कैप मैंने खोला और मैंने लिखना शुरू कर दिया। इसका मतलब मेरे लिए ये फाइनल प्रोडक्ट है। और ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये नेशनल इनकम में भी काउंट किया जाता है। दूसरी तरफ एक गुड आता है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में,
जो भी पूरी तरह से बने नहीं है, भी प्रोडक्शन कैटेगरी में ही है, प्रोडक्शन लिस्ट में ही है, पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए, ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और मैं इसको फाइनली यूज कर सकता हूं, तो दिस इज कॉल्ड अ फाइनल गुड। और फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम में भी काउंट करते हैं। तो नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय ऑल द रेजिडेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब जो इस डेफिनेशन में टर्म्स आ रही है फाइनल गुड का, मैंने आपको मतलब बता दिया। नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो आ रही है इकोनॉमिक टेरिटरी, फिर एक टर्म आ रही है रेजिडेंट, फिर एक आ रही है अकाउंटिंग ईयर। पहली बात है अकाउंटिंग ईयर, आप लोगों के पास अकाउंट्स भी होगी या जिन बच्चों को नहीं भी पता उनको मैं बताया। तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च। तो हमने अपने देश की टेरिटरी में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक टोटल कितनी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए by all the residents in the economic territory of the country, that is equivalent to national income of the country। तो आज मैंने आपको खोलकर पहले तो ये बताया कि नेशनल इनकम होती क्या है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, हाउ यू विल डिफाइन एंड हाउ यू हैव टू कवर अप दीज वर्ड्स टू, राइट। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं, इकोनॉमिक टेरिटरी और रेजिडेंट। अब हम आगे पढ़ने वाले इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड का मतलब और रेजिडेंट वर्ड का मतलब। तो जब हम डिस्कस करते हैं आगे इकोनॉमिक टेरिटरी, जो हमने डेफिनेशन में कवर किया था, इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड का मतलब क्या है। अब हम जब अपनी कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट करने चले हैं तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हम कितने एरिया को अपनी कंट्री में इंक्लूड करेंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं अपने घर की इनकम को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो पहली बात तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा घर कहां पर है, कितने एरिया को मैं अपना घर कहूंगा। अगर आप इंडिया की नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हम अपने देश को कितने एरिया को, देश में कितने एरिया को हम अपनी कंट्री का पार्ट मानेंगे, राइट। तो इकोनॉमिक टेरिटरी सबसे पहले डिफाइन करना जरूरी है ताकि हम उस पर्टिकुलर कंट्री की नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सके। इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, वो गवर्नमेंट की टेरिटरी, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो गवर्नमेंट ने एडमिनिस्टर करी, जिसके अंदर हम, हमारे लोग, हमारा सामान इजीली मूव कर सकता है, राइट। तो इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने एडमिनिस्टर करी है, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को फ्रीली मूव किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर मैं जाना चाहूं, फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली से अगर मैं पंजाब जाना चाहता हूं तो मुझे कोई वीजा, कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ही टेरिटरी में हूं। जैसे कि अगर मुझे अपने घर में मूव करना है फ्रॉम वन रूम टू अनदर, तो मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इस रूम से दूसरे रूम जा सकता हूं, क्योंकि पूरा घर ही मेरा है। उसी तरह से अगर आप अपने घर में, मतलब अपने देश में घूम रहे हो तो आपको मूवमेंट की फ्रीडम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बोल रखा है कि ये हमारी इंडिया है और इस इंडिया के अंदर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो। मैं एक रफ सा मैप बना रहा हूं, आप लोगों ने पॉलिटिकल फिजिकल मैप में इस तरीके का इंडिया देखा होगा, आप लोग इंडियन मैप के बारे में अच्छे से जानते हो कि इंडिया देखने में कैसा लगता है। तो हम इंडिया में हैं, तो इंडिया की टेरिटरी में हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें बोला कि आप इस टेरिटरी में घूमने के लिए फ्री हो। तो गुड्स को, सर्विसेज को जिस टेरिटरी में इजीली मूव किया जा सके, हम उसको कहेंगे वो हमारे देश की इकोनॉमिक बाउंड्री है, इकोनॉमिक टेरिटरी। और जब हम टेरिटरी की बात करते हैं तो टेरिटरी में क्या क्या चीजें आती हैं। टेरिटरी में आता है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। अब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटियर है लैंड, एयर, वाटर। जिस तरीके से आपके घर में, जिस भी घर में आप लोग रहते हो, आपने फॉर एग्जांपल एक घर खरीद रखा है, उस घर का, अगर आपने घर खरीदा तो उस घर की लैंड आपकी, उस घर के नलकों में से निकला हुआ जितना भी पानी है वो भी आपका, क्योंकि आप उसका बिल भी भरते होगे। उस घर में चलने वाली जितनी हवा है वो भी आपकी। अब इस बात को हम इस कंट्री से रिलेट करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा? इंडिया का लैंड एरिया, जितना भी लैंड एरिया है वो इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है। इंडिया में जितनी भी नदियां बहती हैं, अंदर अंदर जितनी भी नदियां बह रही हैं, वो भी इंडियन टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। इंडिया के ऊपर चलने वाली जितनी हवा है वो भी हमारी है। आप कहोगे सर ये कैसे? क्योंकि एक इंटरनेशनल रूल है, आपने सुना भी होगा, अगर कोई एयरप्लेन यहां से क्रॉस करके, इंडिया को क्रॉस करके यहां जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं तो हमें कई सारी कंट्रीज के ऊपर से होकर निकलना पड़ता है। तो अगर कोई प्लेन हमारी कंट्री के ऊपर से होकर निकलना चाहता है तो उसको इंडियन ग्राउंड अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम आपकी एयर स्पेस यूज कर सकते हैं। तो जब हम पॉलिटिकल फ्रंटियर की बात करते हैं तो उसमें लैंड एरिया भी आता है,
एयर स्पेस भी आता है और वाटर स्पेस भी आता है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ लैंड एरिया नहीं है, इकोनॉमिक टेरिटरी इंक्लूड्स लैंड, एयर एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो किसने एडमिनिस्टर करी, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने बोला कि इसके अंदर आप गुड्स और सर्विसेज को फ्रीली मूव कर सकते हो, आपको कोई वीजा कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब आता है एम्बेसीज। ये मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रखे, थोड़े थोड़े इनके बारे में बता रहा हूं। एम्बेसीज फॉर एग्जांपल, एम्बेसी क्या होती है, इंडिया में कई सारी फॉरेन एम्बेसीज है जो उनकी कंट्रीज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है। तो इंडिया में जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज हैं वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती, बट इंडिया की एम्बेसीज जिन जिन कंट्रीज में होंगी वो हमारे देश की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। उसी तरह से ऑयल रिग्स, ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तेल के कुएं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ऑयल रिग अगर आप इंडिया में कहीं पे भी फाउंड आउट करोगे वो इंडिया की ही टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। मिलिट्री बेस, इंडिया अगर मिलिट्री कैंप लगाती है इंडिया के अंदर होगा तो ऑब्वियसली इंडिया का ही है, लेकिन अगर इंडिया किसी कंट्री की मदद के लिए अपना मिलिट्री बेस भेजती है, मिलिट्री कैंप भेजती है, मिलिट्री को भेजती है और मिलिट्री वहां पर जाकर किसी कंट्री में अपना बेस कैंप लगाती है, तो जब तक वो वहां पर रहेंगे वो इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट माना जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी। इसको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि ये डेफिनेशन जो मैं आपको करा रहा हूं ये हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेशंस में आपको मदद करेगी। ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक डेफिनेशंस को समझने के बाद ही हम आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो आ रही है रेजिडेंट। अब नेक्स्ट चीज जो नेक्स्ट टर्म आ रही है दैट इज रेजिडेंट। रेजिडेंट किसको कहा गया, क्योंकि अगर हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करना है जो हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट्स हो। जैसे अगर मैं अपनी फैमिली की इनकम को इंक्लूड करूंगा तो अपनी फैमिली में मैं अपने पड़ोसियों को इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं उन्हीं लोगों को इंक्लूड करूंगा जो मेरे घर में रहते हैं और मेरे घर में परमानेंटली रहते हैं, राइट। उसी तरह से हम अगर अपनी कंट्री के नेशनल इनकम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड करें जो हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। अब ये रेजिडेंट किसको कहा गया, कई लोग कहते हैं कि रेजिडेंट बनने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है और वोटर कार्ड होना जरूरी है, दैट इज योर पेपर डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, बट उसके अलावा क्या चाहिए। रेजिडेंट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। रेजिडेंट वो पर्सन वो इंस्टीट्यूशन माना जाता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पर लाई करे जहां पर वो रहता हो। अब ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या चीज है, ये नई बात है आप लोगों के लिए। पहली बात तो पर्सन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, मैं इंडिविजुअल्स की भी बात कर रहा हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस की भी बात कर रहा हूं, राइट। अगर मैं डीपीएस स्कूल की बात करता हूं दैट इज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन, राइट। उसी तरह से अगर मैं इंडियन रेलवेज की बात कर रहा हूं तो दैट इज एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो जब हम रेजिडेंट वर्ड के बारे में बोलते हैं तो इट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। वो इंस्टीट्यूशन वो पर्सन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाई करता हो जहां पे वो रहता है। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने घर में रहता हूं तो मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ जिस घर में भी मैं रहता हूं मेरा इस घर में इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है। अपने घर के अंदर मुझे हर चीज की छोटी छोटी बातों का मुझे लेना देना होता है। आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन माई हाउस ओनली। मुझे पड़ोसियों में क्या हो रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है अपने घर में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने घर के मैटर से लेना देना है। इसका मतलब मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई करता है। उसी तरह से इंडिया का रेजिडेंट बनने के लिए, इंडिया में का रेजिडेंट बनने के लिए वोटर आई कार्ड होना जरूरी है, ठीक है, आधार कार्ड होना जरूरी है, लेकिन आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में अलाइ करना चाहिए। जैसे मेरा बैंक अकाउंट इंडिया में, मैं इंडिया में टैक्स पे करता हूं, मैं इंडिया में ही रहता हूं, इंडिया के बच्चों को पढ़ाता हूं, इंडिया में ही पढ़ा हुआ, इंडिया में ही बड़ा हुआ, इंडिया से ही सारी चीजों से मेरे लेना देना है। तो इन सारी बातों से ये प्रूव होता है कि मैं इंडिया का परमानेंट रेजिडेंट हूं, राइट। बट नॉन रेजिडेंट कैटेगरी किसको कहा गया, जो आए और आकर अपना काम करके चले। फॉर एग्जाम्पल आप अपने मामा के घर गए, वहां पर छुट्टियों में 2 दिन 3 दिन हफ्ते के लिए वहां पर गए और आप वहां पर हफ्ता रहे और अपने घर वापस आ गए, तो आप उनके घर के नॉन रेजिडेंट माने जाओगे, क्योंकि आप वहां पर सिर्फ थोड़े दिन के लिए गए, आप मजा मस्ती करने गए और आप उसके बाद अपने घर आ गए, तो आप वहां कर क्या माने जाओगे, नॉन रेजिडेंट और अपने घर के रेजिडेंट। तो रेजिडेंट कैन बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं लाया करे जहां पर वो रहता भी हो और रिसाइड भी करता हो। अब कौन कौन से लोग नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं, किन किन लोगों को हम रेजिडेंट कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं करते।
सबसे बड़ी बात, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये किसी पर्टिकुलर कंट्री की रेजिडेंट कैटेगरी में आती ही नहीं है। चाहे यूनिसेफ हो, चाहे वो यूनेस्को हो, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो आईएलओ, ये किसी भी कंट्री की रेजिडेंट कैटेगरी में नहीं आती, बिकॉज दे सर्व इंटरनेशनली। ये पूरे वर्ल्ड को सर्व करती है, इसलिए इनको किसी पर्टिकुलर एक कंट्री की रेजिडेंट कैटेगरी नहीं दी गई। जो लोग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वो हमेशा वहां के रेजिडेंट माने जाते हैं जहां से वो आए होते हैं, राइट। तीसरी बात, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जैसे इंडिया में कई सारी फॉरेन एम्बेसीज हैं, उन फॉरेन एम्बेसीज में फॉरेनर्स भी काम करते हैं और इंडियंस भी काम करते हैं। तो जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं अपनी एम्बेसी के अंदर, वो भी हमारी कंट्री के रेजिडेंट कभी नहीं माने जाएंगे, वो हमेशा अपनी ही कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे। फॉरेन टूरिस्ट जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स जो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, फॉरेन क्रू मेंबर्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप, कई सारी फॉरेन एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो इंडिया में लैंड करते हैं, पैसेंजर्स लेकर आते हैं, फिर फ्लाइट वापस उड़ जाती है 1-2 दिन के बाद, तो वो भी हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट कैटेगरी में नहीं आते। तो हमने नेशनल इनकम के अंदर 2 टर्म्स डिस्कस की थी, इकोनॉमिक टेरिटरी और रेजिडेंट, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको कुछ और 3-4 टर्म्स कराने वाला हूं। ये 3-4 टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने वीडियो के अंदर लास्ट तक जुड़े रहना है ताकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर हम पहले से जो बेसिक इसके न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको शुरू करेंगे, बड़े मजेदार है, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन और टैक्सेस। हम लोगों ने इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड का मतलब पढ़ लिया, हम लोगों ने रेजिडेंट वर्ड का मतलब पढ़ लिया। अब जो हम नेक्स्ट टर्म करने जा रहे हैं दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब होता है किसी एसेट की वैल्यू का फॉल होना ड्यू टू, किस रीजन से, किस वजह से, फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, नॉर्मल यूसेज की वजह से, या फिर पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। इस बात का मतलब समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक गाड़ी खरीदी 2014 में, ठीक है जी। उस समय वो नई गाड़ी थी, बिल्कुल न्यू ब्रांड कार जो हमने शोरूम से बाहर निकाली, लेकिन हमें पता था कि 2024 तक आते आते इस गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि हमने उस गाड़ी को चलाया, उस गाड़ी को यूज किया। पैसेज ऑफ टाइम मतलब 10 सालों के बाद आज उस गाड़ी की वैल्यू उतनी नहीं है जिस समय जितनी हमने खरीदी थी। तो डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब किसी यूसेज की वजह से या टाइम की वजह से जब किसी एसेट की वैल्यू फॉल करती है, गिरती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इस डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कह सकते हैं, या फिर फोरसीन ऑब्सोलेंस भी कह सकते हैं। फोरसीन ऑब्सोलेंस का मतलब जिस चीज के बारे में पता हो कि आज से आने वाले टाइम में इसकी एसेट की वैल्यू गिर सकती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। डेप्रिसिएशन के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज टैक्सेस। टैक्सेस में 2 तरह के टैक्सेस हैं, एक है हमारा डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसको कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जिस टैक्स का बर्डन आप अपने कस्टमर पे शिफ्ट कर सको, दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। Indirect taxes are those taxes whose incidence or burden to pay a tax can be shifted। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सेल टैक्स का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एक पिज्जा हट है या कोई और पर्टिकुलर ब्रांड है जो कि अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। अब उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचा, उन्होंने पिज्जा आपको सर्व किया, पिज्जा खाने के बाद जब वो बिल लेकर आया तो उसके अंदर उसने सेल टैक्स भी ऐड कर दिया। सेल तो ये उनकी टैक्स वो पे करवा रहा है आपसे। इसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट टैक्सेस की ये नेचर है कि इन टैक्सेस को आप अपने कस्टमर के बिल में ऐड कर सकते हो, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनका बर्डन जिसके सिर पे पड़ेगा उसी को ही भरना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स हमारा एक ऐसा टैक्स है, मेरा इनकम टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा, मेरा हाउस टैक्स मुझे ही पे करना पड़ेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स पे या मैं किसी और पर अपने टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। सो हमने 4 टोटल डेफिनेशंस पढ़ ली, इकोनॉमिक टेरिटरी के बारे में पढ़ लिया, रेजिडेंट वर्ड के बारे में पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ लिया और टैक्सेस के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, इसके अलावा जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट सब्सिडीज एंड NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी और सेक्शन को इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो सेक्टर स्ट्रांग हो सके, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। टैक्सेस सरकार हम लोगों से चार्ज करती है, लेकिन
सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और सब्सिडी गवर्नमेंट कहां पर देती है? वीकर सेक्शन को, या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, या गैस सिलेंडर्स पे, ताकि आप लोगों को पता भी होगा गैस सिलेंडर्स के अंदर कुछ पैसा गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और कुछ पैसा हम लोग पे करते हैं। तो सब्सिडी वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो फाइनेंशियल मदद है, पैसों की फॉर्म में वो मदद जो सरकार पे कर रही है उन सेक्टर्स के लिए, या उन सेक्शंस के लिए, या उन प्रोडक्ट्स के लिए, या उन कैटेगरीज के लिए जिसको सरकार प्रमोट करना चाहती है, या जो गरीब लोगों की बस में या उनके कंट्रोल में नहीं है, या वो नहीं खरीद पाएंगे। दैट इज कंसिडर्ड थ्रू, दैट इज कवर्ड थ्रू सब्सिडी। नेक्स्ट आता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। पहली बात तो ये फैक्टर इनकम होती है। फैक्टर इनकम हमारी वो इनकम होती है जो कि हम अर्न करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सर्विस। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने किसी की लैंड यूज करी तो मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, मैंने किसी का पैसा यूज किया तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर मैंने किसी को एज ए लेबर यूज करवाया तो उस लेबर को मुझे उसको बदले में वेजेस एंड सैलरीज देनी पड़ेंगी। तो जो इनकम हम बाहर के देशों से रिसीव कर रहे हैं, राइट, और जितनी इनकम हम बाहर के देशों को पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बाहर के बच्चों को पढ़ाऊंगा तो वो लोग मुझे फीस पे करेंगे, राइट, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और अगर बाहर के बच्चे हमें पढ़ा रहे हैं या बाहर के टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं और हम उन लोगों को फीस पे कर रहे हैं, दैट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो इन दोनों का डिफरेंस इज NFIA। सो दिस इज अ कॉमन डेफिनेशन, ये काफी लोग बताते भी हैं, टीचर्स भी बताते हैं। NFIA का डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। लेकिन इस वाले फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है, हम इसको भी इंक्लूड करते हैं। NFIA का एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या है? नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर की कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनीज के लिए वो एम्प्लॉइज है और वहां से वो इनकम जनरेट करके इंडिया में लेकर आ रहे हैं, दैट इज नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की प्रॉपर्टीज बाहर है, सोचो मेरे होटल्स बाहर है, सोचो मेरे ऑफिसेज बाहर है और वहां से मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मुझे रेंट आ रहा है, दैट इज नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल। एंटरप्रेन्योरल मतलब अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं कोई ओनर हूं, कोई मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं जिसका बिजनेस बाहर के देशों में भी चलता है और वहां से मैं इनकम कमा के इंडिया में लेकर आ रहा हूं, दैट इज नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरी बात नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब ये क्या चीज है? नेट रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है या बाहर ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में बिजनेस कर रही है और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए वो इंडिया में पैसा बार बार लगाती हैं। सो दैट इज अनदर सोर्स ऑफ NFIA। तो NFIA के हमने आज दो फॉर्मूलास पढ़े, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और दूसरा हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि बहुत रेयर फॉर्मूला है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा है इसमें नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरल इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और तीसरी बात नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो आज हम लोगों ने नेशनल इनकम और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स डिस्कस करी। ये टर्म्स मैंने आप लोगों को इसलिए कराई, हमारा पहला वॉल्यूम है इस नेशनल इनकम यूनिट का, और हम वॉल्यूम वाइज, सीरीज वाइज चलेंगे। जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था वो इसलिए बताया ताकि लोगों को या बच्चों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए। आप सीरीज वाइज देखोगे तो आपको पूरा यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने कुछ टर्म्स डिस्कस करी। अब जो हम अपना सेकेंड वॉल्यूम जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर हम लोग बेसिक फॉर्मूलाज को फ्रेम करना सीखेंगे। उन फॉर्मूलाज को हम रटेंगे नहीं, उनकी कन्वर्जन्स हम रटेंगे नहीं, उन फॉर्मूलाज का क्या मतलब होता है वो हम लोग अपने सेकंड वॉल्यूम में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड वीडियो और भी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, अपने कमेंट्स भेजो, जो भी डाउट्स है वो आप अपने कमेंट्स में लिखो, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।